अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने 1.1 तक पढ़ा था, उसकी एक्सरसाइज की थी। आज हम 1.3 प्रपोजिशनल इक्विवेलेंसेस इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें ये फर्स्ट डेफिनेशन है कि हमारे पास एक कंपाउंड प्रपोजिशन, अगर उसका आंसर हर ट्रूथ टेबल की हर पॉसिबल वैल्यूज पर उसका आंसर ट्रू आ जाए, जैसे ये कंपाउंड प्रपोजिशन है, इसका दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, तो ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन को हम कहते हैं टोटोलॉजी। और ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन जो ऑलवेज फॉल्स हो, जिसका हर आंसर फॉल्स आए, जैसे ये कंपाउंड प्रपोजिशन है ये वाली, तो इससे हम कहेंगे कंट्राडिक्शन। और जिसका जो ना ही टोटोलॉजी हो और ना ही कंट्राडिक्शन हो, यानी कि जिसका आंसर ट्रू फॉल्स दोनों पॉसिबल हो, तो उसे हम कहते हैं कंटीजेंसी। ये तीन डेफिनेशंस हैं। और डेफिनेशन 2 है लॉजिकल इक्विवेलेंसेस। टू प्रपोजिशंस क्यू पी एंड क्यू हमारे पास लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगी अगर उन दोनों की जो ट्रुथ टेबल की सारी वैल्यूज है वो सेम हो। यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हैं कि P बाई कंडीशनल Q इज टोटोलॉजी। बाई कंडीशनल में हमारे पास अगर दोनों वैल्यूज एक जैसी हो तो फिर हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। तो अगर P और Q लॉजिकली इक्विवेलेंट है तो उसका मतलब है P और Q की हर ट्रूथ टेबल के हर रो की वैल्यू सेम है। तो अगर इनकी हर रोज की वैल्यू सेम होगी तो इसका मतलब है अगर ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगा, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। तो देन इनकी जो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट होगी वो हमारे पास टोटोलॉजी आएगी, यानी कि उसके सारे आंसर्स हमारे पास ट्रू आएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इनकी बाई कंडीशनल स्टेटमेंट टोटोलॉजी हो तो P और Q जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे। P और हम इसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये P और Q लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे। यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हैं कि P और Q की ट्रूथ टेबल की जो वैल्यूज हैं, P और Q की ट्रूथ टेबल की जो वैल्यूज हैं वो आमने सामने जो सेम आए, सॉरी वैल्यूज सेम आए, तो इस तरह भी हम कह सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को भी हम यूज कर सकते हैं। तो इधर यही बताया गया है कि कंपाउंड प्रपोजिशन इक्विवेलेंट होगी अगर उनकी बाई कंडीशनल स्टेटमेंट टोटोलॉजी हो, हर आंसर हमारे पास ट्रू आए, और हम इसे इस सिंबल से डिनोट करेंगे और इन्हें कहेंगे कि P और Q जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ये हमारे पास टेबल 2 है, इसमें डी मॉर्गन्स लॉ है। तो अगर आप दो प्रपोजिशन के दरमियान एंड ऑपरेशन, कंजक्शन ऑपरेशन अप्लाई करें और फिर बाद में निगेशन अप्लाई करें तो वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होगी। आप दोनों के साथ पहले निगेशन ऑपरेटर अप्लाई कर दें और फिर उनके दरमियान आप और ऑपरेशन कर दें। देन नेक्स्ट, यानी कि जब ये निगेशन ऑपरेटर हमारे पास ब्रैकेट में अप्लाई होगा तो ये इंडिविजुअल प्रपोजिशन के साथ यूज हो जाएगा और कंजंक्शन डिसजंक्शन में चेंज हो जाएगी और डिसजंक्शन कंजंक्शन में चेंज हो जाएगी। इसे डी मॉर्गन्स लॉ, ये टेबल है, इसे हम डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करें, तो आपने ट्रूथ टेबल की वैल्यू से आपने इसको फाइंड करना है और इसको, और दोनों की ट्रूथ टेबल वैल्यूज जो है हमारे पास सेम आएंगी। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो कह रहा है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ये डी मॉर्गन्स लॉ ही है, इसकी ये फर्स्ट सेकंड वाली फॉर्म है। फिर उसने उसका ट्रूथ टेबल बनाया, P की लिखी वैल्यूज, Q की वैल्यूज यहाँ पर, और पहले ब्रैकेट में इसे सॉल्व किया P और Q, और देन फिर निगेशन अप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास ये रो आ गई, ये कॉलम आ गया। इसको फाइंड करने के लिए पहले निगेशन P और निगेशन Q अप्लाई करें, फाइंड करेंगे।
फिर इनके दरमियान जो हमारे पास एंड ऑपरेशन है उसे यूज कर लेंगे, और ये कॉलम और ये कॉलम दोनों के आंसर सेम आए हैं, तो ये दोनों कंपाउंड प्रपोजिशंस लॉजिकली इक्विवेलेंट है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, ये कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो डिसजंक्शन स्टेटमेंट, इसे हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट से डिसजंक्शन स्टेटमेंट, ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है, और ये आपने माइंड में रखना है, ये काफी यूज होगी आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अगर हमारे पास टू प्रपोजिशन है और उनके दरमियान कंडीशनल स्टेटमेंट यूज हो रही है, तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होगी हमारे पास फर्स्ट वाली के साथ निगेशन यूज हो जाएगा, और फिर हम डिसजंक्शन ऑपरेटर और फिर क्यू, ये कंडीशनल स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हम अक्सर अपने क्वेश्चंस में इसमें कन्वर्ट करेंगे। ये इसका प्रूव है ट्रुथ टेबल की मदद से कि दोनों स्टेटमेंट्स आपस में इक्वल है। नेक्स्ट, ये हमारे पास एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, और वो कह रहा है कि ये दोनों भी लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ट्रुथ टेबल की मदद से उसने ये प्रूव किया है। ये टेबल, ये आपने लॉजिकली इक्विवेलेंस टेबल, ये आपने माइंड में रखना है। अगर हम एक प्रपोजिशन का आर ऑपरेशन टी के साथ एंड ऑपरेशन, इधर ये टी का मतलब है ऐसी टोटोलॉजी प्रपोजिशन यानी कंपाउंड प्रपोजिशन जिसका आंसर हमेशा ट्रू हो। यहाँ पे उसने डिस्क्राइब भी किया था। इसका मतलब है ये T denotes compound proposition that is always true and F denotes compound proposition that is always false. तो अगर हम P का एंड ऑपरेशन ऐसे ही प्रोपोजिशन से करें जो हमेशा ट्रू हो, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंस होगी P के ही इक्विवेलेंस होगी, जो इसका आंसर आएगा वो P के ही इक्वल होगा। और इसी तरह अगर हम R ऑपरेशन F के साथ करें जिस ऐसी प्रोपोजिशन जिसके सारे आंसर फॉल्स हो, तो वो भी P के ही लॉजिकली इक्विवेलेंट होगी, ये कंपाउंड प्रपोजिशन P के ही इक्वल होगी। नेक्स्ट, ये है डोमिनेशन लॉ। इसमें क्या है कि अगर हम आर ऑपरेशन यूज करें टी के साथ, तो जो आंसर जो इक्वल होगी ये इस कंपाउंड प्रपोजिशन ये टी के ही लॉजिकली इक्विवेलेंट होगी। और अगर हम एंड एफ कोई भी प्रपोजिशन है उसके साथ एफ कंपाउंड प्रपोजिशन का एंड ऑपरेशन कर लें, तो जो आंसर आएगा वो एफ ही आएगा, उसका हर पॉसिबल आंसर फॉल्स ही होगा। ये आइडेम्पोटेंट लॉस, अगर आपको दो प्रपोजिशन के दरमियान सेम प्रपोजिशन के दरमियान दोनों डिसजंक्शन या कंजंक्शन दोनों में से जो भी ऑपरेटर यूज कर ले, जो उनका आंसर है वो उसी प्रपोजिशन के इक्विवेलेंट होगा। डबल निगेशन करेंगे वो भी उसी प्रपोजिशन के इक्विवेलेंट होगा। कम्यूटेटिव लॉस होल्ड करता है, आप कंजंक्शन और डिसजंक्शन इनमें साइड्स को चेंज कर लें, वो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है इनमें, यानी कि अगर आप पहले इनमें ऑपरेशन कर लें और फिर बाद में इनका जो आंसर आता है उससे पी के साथ कर लें, तो इसमें कोई ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करेगा कि आप पी और क्यू कर ले और एंड को दरमियान में लिख ले और फिर पी आर ये भी आर है, यानी कि पी डिसजंक्शन आर, तो आप इस तरह कर लें। और इधर ये है, इधर आर की जगह एंड आ गया और इधर एंड की जगह आर है, तो ये आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट है। डी मॉर्गन्स लॉ, ये जो आगे मैंने आपको बताया ऊपर, अब्जॉर्प्शन लॉ, यानी कि अगर आप दो डिफरेंट पी
और क्यू का एंड ऑपरेशन करते हैं, देन पी के साथ फिर उसका आर ऑपरेशन करें, तो जो वो ये प्रपोजिशन लॉजिकली पी के ही इक्विवेलेंट होगी। और अगर आप ये भी है कि अगर आप इसका पी का एंड ऑपरेशन कर लें और इधर ब्रैकेट में पी का किसी भी प्रपोजिशन के साथ और ऑपरेशन हो, तो आंसर में पी ही जो लॉजिकली ये है वो पी के ही इक्विवेलेंट होगी। और ये निगेशंस लॉ है, यानी कि अगर आप पी का और ऑपरेशन करें उसकी निगेशन से, तो आंसर हमेशा ट्रू वाली टोपोलॉजी आए, ट्रू वाली प्रपोजिशन आएगी। और अगर उसका एंड आप ऑपरेशन ले लें उसके निगेशन के साथ, तो फॉल्स वाली प्रपोजिशन आएगी हमारे पास। ये टेबल है, इसमें ये वाला ये क्वेश्चन पास्ट पेपर में आया हुआ है, तो आपने इसे अगर तो वो के इसे प्रूव करें लॉजिकली इक्विवेलेंट है, तो आप इसे ट्रूथ टेबल की वैल्यूज की मदद से आप प्रूव कर दें। ये फर्स्ट 5 लॉज हैं, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इतना लेंथ ही नहीं, तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी ये इतना लेंथ ही नहीं। तो ये आपने टेबल इसे आप ना इन फर्स्ट 5 को, और जिनमें जिनमें टू प्रपोजिशंस हैं, तो आप इन्हें ट्रुथ टेबल की मदद से वेरीफाई जरूर करें। जिनमें 3 प्रपोजिशंस हैं, इनकी जो है वो ट्रुथ टेबल काफी लेंथी होगा। इनमें ट्रुथ टेबल की जो रोज होंगी वो 8 होंगी हमारे पास। नेक्स्ट जो डी मॉर्गन्स लॉ है, वो अगर हम हमारे पास n प्रपोजिशंस हो तो तब भी वैसे ही वर्क करेगा। अगर हम निगेशन को अंदर अप्लाई करना चाहें तो हर एक के साथ निगेशन आ जाएगी, लेकिन ये ऑपरेटर यहाँ पे अगर डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन में चेंज हो जाएगा, और अगर कंजंक्शन है यहाँ पे तो इधर डिसजंक्शन आ जाएगी। इधर ये कंजंक्शन ऑपरेटर है तो इधर डिसजंक्शन ऑपरेटर आ जाएगा। और इसे हम कंबाइन करके इस तरह भी लिखते हैं, ये हमारे पास कंजंक्शन ऑपरेटर हम अप्लाई कर रहे हैं पी एन एन प्रपोजिशंस पर, यानी कि जे की वैल्यू 1 से लेके एन तक, इसका मतलब ये है। और इसका मतलब हम डिसजंक्शन कंजंक्शन ये डिसजंक्शन है और ये कंजंक्शन है, तो इस कंजंक्शन ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ सिंपली ये और ऑपरेशन है और ये एंड ऑपरेशन है। तो इसका जो मीनिंग है वो ये है कि आप nth प्रपोजिशंस के दरमियान में एंड ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। और अगर इस फॉर्म में लिखना चाहे डी मॉर्गन्स लॉ को, तो उसे ऐसे लिखेंगे कि अगर आप पहले इन सब का इन सब पी एन एन nth प्रपोजिशंस के दरमियान अगर आप और ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो बाद में निगेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप निगेशन को अंदर ले गए ब्रैकेट में, तो ये जो हमारे पास ऑपरेशन है, ये अगर और ऑपरेशन है तो एंड में चेंज हो जाएगा, और अगर एंड ऑपरेशन है तो और में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये एक इंग्लिश स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि आप डी मॉर्गन्स लॉ को यूज करके तो इसका निगेशन बनाएं। ये एक ये कंपाउंड प्रपोजिशन है और एक ये कंपाउंड प्रपोजिशन है, आप इसका निगेशन बनाएं। तो इसमें एक प्रपोजिशन पी हम डिनोट कर लेते हैं, इतनी इतनी को पी डिनोट कर लेते हैं और इतनी को क्यू डिनोट कर लेते हैं। जैसे ये पी माइगल हैज सेल फोन एंड क्यू माइगल हैज अ लैपटॉप कंप्यूटर। तो इनकी निगेशन क्या होगी, ये हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है इनमें एंड का आ रहा है पी एंड क्यू, ये हमारे पास आ रहा है ये पी एंड क्यू। और अगर हम इसकी निगेशन फाइंड करना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल होगी लॉजिकली, वो इक्वल होगी पी की निगेशन कर ले और फिर आर ऑपरेशन यूज कर ले और उसके बाद क्यू की निगेशन यूज कर ले। तो इसका जो निगेशन है वो हमारे पास आएगा माई गर्ल डज नॉट हैव सेल फोन, यानी कि पी की निगेशन, उसमें के बाद हमने एंड को आर में चेंज कर दिया। और ही डज नॉट हैव अ लैपटॉप कंप्यूटर, इसमें हम क्यू की निगेशन कर देते हैं। और ये दूसरी भी उसने इसी तरह ही की है, ये आप रीड कर लीजिएगा।
ये देखें, ये कह रहा है कि आप कंस्ट्रक्ट करें कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ये स्टेटमेंट को आप प्रूव करें कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो इसमें या तो आप ट्रुथ टेबल की वैल्यूज की मदद से इसे प्रूव कर सकते हैं, और आप इस टेबल की मदद से भी इसे प्रूव कर सकते हैं। ये लॉस आप डिफाइन करके चेंज करके आप इससे भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कि ये जो निगेशन है, ये जो बाई कंडीशनल है, इसे हमने चेंज कर दिया डिसजंक्शन में। जो एग्जांपल नंबर 3 जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आपने अंडरस्टैंड करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट है, ये काफी यूज होगा कि सॉरी बाई कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट को आपने डिसजंक्शन स्टेटमेंट में किस तरह कन्वर्ट करना होता है। तो यही चीज इसे हमने कन्वर्ट कर लिया डिसजंक्शन में, और फिर हम इधर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर लेंगे। तो डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो इसके साथ निगेशन ये वाला आ जाएगा, ये ऑपरेटर चेंज हो जाएगा और इसके साथ निगेशन आ जाएगा। और अब हम डबल निगेशन लॉ यूज कर लेंगे कि डबल निगेशन किसी प्रपोजिशन पर यूज हो तो वही प्रपोजिशन हमारे पास आ जाती है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। टेबल्स की मदद से हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, और अगर आप ट्रूथ टेबल की मदद से यूज करना चाहते हैं तो फिर आपको इसका भी ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, और इसका भी इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी ट्रूथ टेबल में, और इसकी भी। तो दोनों की जो रोज हैं वो जो कॉलम्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल आएंगे। इसमें जो एग्जाम्पल नंबर 7 देखें, इसमें वो कह रहा है कि इन दोनों को लॉजिकली इक्विवेलेंट आप प्रूव करें। तो हम जो है वो जो बड़ी हमारे पास स्टेटमेंट होती है उससे लेते हैं और शॉर्ट फॉर्म की तरफ जाते हैं। हम इसे यूज करेंगे, और फर्स्ट में हम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे। इन एक ये प्रपोजिशन है और एक ये प्रपोजिशन, इनके दरमियान डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो पी के साथ निगेशन आ जाएगा, ये साइन चेंज, और फिर इसके साथ निगेशन आ जाएगा। फिर इस पर हम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे। जब इस पर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पी के साथ डबल निगेशन, ये ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, और क्यू के साथ निगेशन, और ये पी ही बन जाएगा। अब हम यहाँ पर बाय सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अब यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अप्लाई किया है, यानी कि इसका एंड ऑपरेशन ले लिया पी के साथ, और फिर इसे कॉमन ले लिया, और फिर इसका एंड ऑपरेशन ले लिया निगेशन क्यू के साथ। तो ये हमारे पास हमने पीछे टेबल में पढ़ा था कि किसी भी प्रपोजिशन का उसकी निगेशन के साथ अगर हम एंड ऑपरेशन करें तो हमारे पास जो प्रपोजिशन आएगी वो फॉल्स प्रपोजिशन आएगी, ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन जिसका सारे आंसर्स फॉल्स हो, यानी कि कंट्राडिक्शन प्रपोजिशन है ये। और अब हम इसका आर ऑपरेशन, ये आर ऑपरेशन ऐसे ही आ गया, और ये भी उसी तरह ही नीचे आ गया। नेक्स्ट हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर लिया, इसे नेक्स्ट पे लिख लिया और इसे पहले लिख लिया, और ये दरम्यान में ऑपरेटर ऐसे ही आ गया हमारे पास। अब हमने आइडेंटिटी लॉ यूज किया एफ का, यानी कि अगर आप फॉल्स प्रपोजिशन का किसी के साथ भी आर ऑपरेशन करें तो वो जो पीछे प्रपोजिशन है वही प्रपोजिशन हमारे पास आ जाएगी। जैसे हमने टेबल में पढ़ा ये लॉ आइडेंटिटी लॉ, अगर आप फॉल्स प्रपोजिशन का किसी के साथ आर ऑपरेशन करें तो वही पीछे वाली प्रपोजिशन आ जाएगी। तो इसी में लास्ट स्टेप में यही स्टेप यूज हुआ है हमारे पास। तो यही हमारा आंसर आ गया, और यही हमने प्रूव करना था, इसी के इक्वल इसे प्रूव करना था, तो वो हमने इसे प्रूव कर लिया। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें है कि ये हमने शो करना है कि ये टोटोलॉजी है, इसका सारे आंसर जो है वो ट्रू आएंगे, हमारे पास ट्रू टोपोलॉजी आएगी। कंपाउंड प्रपोजिशन ऐसी, सॉरी मैं टोपोलॉजी का वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्रपोजिशन ऐसी कंपाउंड प्रपोजिशन आएगी हमारे पास जिसके सारे आंसर्स ट्रू होंगे।
फिर इसे हम लेते हैं और इसमें पहले हम कंडीशनल स्टेटमेंट को डिसजंक्शन स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं, यही इसी फार्मूले से कि हम फर्स्ट वाली स्टेटमेंट के पीछे निगेशन अप्लाई कर देते हैं, इसकी जगह आर कर देंगे और सेकंड वाली कंडीशन है जो प्रपोजिशन है वो उसी तरह आएगी। फिर इधर डी मार्गन्स लॉ अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर डी मार्गन्स लॉ अप्लाई हो गया। अच्छा, यहाँ पर बाय एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ, इस स्टेप से इस स्टेप तक कैसे आए वो मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करता हूँ। हमारे पास था ना ये हमारे पास इनिशियल स्टेप, अब हम एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं, यानी कि इन दोनों के इसे एज अ वन प्रपोजिशन कंसीडर करते हैं और ये सेकंड प्रपोजिशन है और ये थर्ड एसोसिएटिव लॉ में। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या करते हैं कि ये हम इन्हें ब्रैकेट्स कंसीडर करते हैं ना, ये एक प्रपोजिशन है, ये ऑपरेशन है, ये ब्रैकेट, ये दूसरी प्रपोजिशन और ये तीसरी प्रपोजिशन, ये ब्रैकेट क्लोज। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या करते हैं कि इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट्स को उठाकर हम इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट्स को लगा देते हैं। ये ब्रैकेट यहाँ पर आ गई और ये इनिशियल पे शुरू पे चले गई। अब इन दोनों के दरमियान एक ये प्रपोजिशन एक ये प्रपोजिशन, इन दोनों के दरमियान हमारे पास आ गया, ब्रैकेट्स आ गई और ये वैसे ही ऑपरेटर और ये क्यू वैसे का वैसे ही आ गया नीचे। नेक्स्ट ये थर्ड स्टेप में अब फिर हमने कम्यूटेटिव लॉ लगाया, यानी कि इसे हम शुरू पे ले गए और इसे हम इधर ले आए। कम्यूटेटिव लॉ हमने यूज कर लिया डिसजंक्शन ऑपरेटर का और ये वैसे ही एज इट इज नीचे आ गया। फिर हमने एसोसिएटिव लॉ लगाया, लेकिन इस बार हमने इधर एसोसिएटिव लॉ यूज किया, यानी कि हमने ये जो ब्रैकेट है ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट हमने क्या किया, इन दोनों के दरमियान से हटा के इन दोनों के दरमियान में लगा दी, यानी कि इन दोनों के दरमियान में हमने ब्रैकेट को यूज कर लिया और ये और वैसे ही और ये भी ऑपरेटर वैसे आ गया और ये ब्रैकेट और ये वैसे ही। और थर्ड पे फिर हमने एसोसिएटिव लॉ यूज किया, लेकिन इस मर्तबा हमने एसोसिएटिव लॉ किन में यूज किया है, ये बाहर वाली ब्रैकेट्स में, ये फर्स्ट प्रपोजिशन, ये सेकंड प्रपोजिशन और ये थर्ड प्रपोजिशन कंसीडर की है और ये जो ब्रैकेट है इसको हमने इन दोनों के दरमियान में की बजाय हमने इन दोनों के दरमियान में कर दिया। तो ये वैसे ही प्रपोजिशन आ गई, ये ऑपरेटर वैसे ही और ये हमारे पास ब्रैकेट जो है इनके दरमियान आ गई। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि इस स्टेप से इस स्टेप तक हम किस तरह आए हैं। तो इसने ये वो स्टेप स्किप्स किए हुए थे, तो उसने आगे लिख दिया कि बाय द एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉज फॉर डिसजंक्शन। तो आपने इसके बाद ये सारे स्टेप्स भी करने हैं, तो उसने ये सारे स्टेप्स स्किप किए हुए थे, यहाँ से यहाँ पर वो डायरेक्ट आ गया था। और अब ये चीज जो है किसी भी प्रपोजिशन का उसकी निगेशन के साथ डिसजंक्शन ले तो ट्रू आएगा, यानी कि ट्रू वाली प्रपोजिशन आएगी और यहाँ पर भी वही सिस्टम है, तो यहाँ पर भी ट्रू और इन दोनों का आपस में जो और ऑपरेशन है वो भी फिर ट्रू आएगा। यहाँ पर वो कह रहा है कि यहाँ पर डोमिनेंट लॉ यूज हुआ है इधर। डोमिनेंट लॉ यही था ना हमारे पास, ये हमारे पास ना डोमिनेंट लॉ कि आप किसी प्रपोजिशन का ट्रूथ वाली प्रपोजिशन के साथ और ऑपरेशन यूज करें तो वो वही प्रपोजिशन आ जाएगी। तो इधर तो हमारे पास दोनों ही ट्रू है, तो आप दोनों में से किसी एक को भी अगर ट्रू कंसिडर कर ले इधर, तो कोई और भी पी कोई और प्रपोजिशन भी, तो फिर भी हमारे पास यही आना था प्रपोजिशन, तो इसलिए फिर ये हमारे पास आंसर आ गया। और ये हमने प्रूव करना था कि ये टोटोलॉजी है, यानी कि इसके हर आंसर ट्रू होगा, तो ये जो ट्रू वाली प्रपोजिशन है इसका भी मतलब यही है कि इसके सारे जो आंसर्स हैं वो ट्रूथ टेबल की हर रो की वैल्यू जो है वो ट्रू होगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रपोजिशनल सेटिस्फिएबिलिटी, यानी कि अगर ऐसी प्रपोजिशन
a compound preposition is satisfiable if there is an assignment of truth values to its value that make it true। यानी कि ऐसी preposition जिसमें एटलीस्ट जिसकी ट्रूथ टेबल में एक ऐसी रो हो कि उसमें उसका आंसर ट्रू हो, यानी कि वो उसका हर आंसर फॉल्स ना हो, वो हमारे पास एक कंट्राडिक्शन प्रपोजिशन ना हो। तो वो अगर हमारे पास कंट्राडिक्शन प्रपोजिशन होगी तो उसे हम कहेंगे अनसेटिस्फाइबल प्रपोजिशन, यानी कि जिसका हर आंसर ही फॉल्स आ रहा है। तो ऐसी प्रपोजिशन जिसका एटलीस्ट एक आंसर ट्रू हो या सारे भी ट्रू हो जाए लेकिन ट्रू जरूर हो तो उसे हम कहते हैं सेटिस्फिएबिलिटी सेटिस्फिएबल प्रपोजिशन, और जिसका सारे ही आंसर फॉल्स हो उसे हम कहते हैं अनसेटिस्फिएबल। और जिस कंडीशन पर सेटिस्फिएबल प्रपोजिशन का आंसर ट्रू हो हम उसे कहते हैं सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन है वो उस पर्टिकुलर सेटिस्फिएबिलिटी प्रॉब्लम का, उस प्रपोजिशन का उसे हम सोल्यूशन कहते हैं। जिस रो में भी जिस कॉम्बिनेशन में वो कंपाउंड प्रपोजिशन का जो आंसर है वो हमारे पास ट्रू आ रहा हो। जैसे हमारे पास ये एक कंपाउंड प्रपोजिशन है, इधर कोई भी आप आगे ये हमारे पास पी कंडीशनल क्यू है और इसका आंसर ये आया हमारे पास ट्रू फॉल्स। लेट्स से यहाँ पर कोई भी हो सकता है इसके अलावा भी, और ट्रू और फॉल्स ये इसका आंसर आया। तो ये सेटिस्फाइबल प्रपोजिशन है क्योंकि ये ट्रू वैल्यूज है, इसकी ट्रू ऐसी वैल्यूज हैं जिसपे इसका आंसर ट्रू है। तो ये सेटिस्फाइबल प्रपोजिशन है और ये दोनों हम कहेंगे ये दोनों इसके सॉल्यूशंस है, ये दोनों कंडीशंस इसकी सॉल्यूशंस है। और अगर ये सारे फॉल्स होते तो फिर हम कह सकते थे कि ये अनसेटिस्फाइबल प्रपोजिशन है, यानी कि इसके सारे आंसर्स हमारे पास फॉल्स हैं और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा। ये कंपाउंड प्रपोजिशन है ना, ये पीछे प्रपोजिशन से मिलकर ऑपरेशंस जो भी होंगे उनसे ये जो रिजल्ट आएगा तो फिर ये बनेगी। तो मैंने सिर्फ आपको इसका लास्ट वाला कॉलम बता रहा हूं, और जिसपे इसका आंसर ट्रू आ रहा होगा, जिन कंडीशंस पे इसका आंसर ट्रू आ रहा होगा, पीछे जो भी हम इधर इनिशियल पे तो हमारे पास दो ही प्रपोजिशन होगी ना, पी आर क्यू। तो एक मिनट में सीरियस कर लेता हूं। जो भी हमारे पास जो भी हमारे अच्छा जिन पर ट्रू आ रहा होगा ये दो प्रपोजिशन का कंपाउंड है ना, दो प्रपोजिशन का कंपाउंड आंसर है। तो जिन वैल्यूज पे जिन असाइनमेंट्स पे ट्रू आ रहा होगा हम ये इनकी लेट्स से इधर ट्रू फॉल्स रखा हुआ है तो फिर ये ट्रू आ रहा है। तो ये दोनों फिर ये कंडीशन इस प्रपोजिशन का एक सोल्यूशन होगी, और यहाँ पर जो कंडीशंस यूज हो रही होगी इधर पी और क्यू होगी, अगर इधर ट्रू है सॉरी इधर ट्रू है और इधर भी ट्रू है तो फिर ये जो कंडीशन है वो सोल्यूशन होगी इस कंपाउंड प्रपोजिशन का। मैंने यहाँ पर पूरा ट्रूथ टेबल नहीं बनाया, आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन है तो इसकी 3 वैल्यूज पे ये ट्रू है ये कंपाउंड प्रपोजिशन। तो ये कंडीशन एक पी और क्यू की जब दोनों ट्रू हो, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन, ये तीनों कंडीशंस जो है वो इस प्रपोजिशन का सॉल्यूशन है, यानी कि ये कंडीशंस ये तीनों कंडीशंस इस प्रपोजिशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब ये है सेटिस्फाइबिलिटी का। और बस इस टॉपिक में इस चैप्टर में यही टॉपिक है। आपने अब इसकी एक्सरसाइज करनी, ये नहीं करना एप्लीकेशन ऑफ सेटिस्फाइबिलिटी। तो अब आपने इसकी ना एक्सरसाइज करनी है। आपने ट्रूथ टेबल की मदद से ये इनको प्रूव करना है कि इनके आंसर्स कैसे ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। अगर आपने इसका आंसर्स देखने हैं तो ये हमारे पास इसका ये फर्स्ट वाला है, तो हमारे पास पी प्रपोजिशन है वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आ गई, और पी एंड टी
इसमें आपने ट्रू फॉल्स वही वैल्यूज आ जाएंगी ना पी का, अगर हम एंड ऑपरेशन करेंगे ट्रू के साथ, तो अगर दोनों ट्रू होंगे इसका मतलब है दोनों ट्रू हैं। यहाँ पर जो ट्रू आएगा इसका मतलब है पी फॉल्स है, लेकिन ट्रू इस प्रपोजिशन का आंसर तो ट्रू आएगा, तो इसलिए इसका आंसर आ गया ट्रू फॉल्स, और ये पी के ही इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट आपने बी वाला पार्ट करना है, तो बी वाला पार्ट इस तरह होगा, और ये आगे नेक्स्ट सारे पार्ट्स किए हुए हैं, ये फर्स्ट वाला उसका आंसर है। थर्ड, शो दैट द टोपोलॉजी आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये भी उसी तरह ही करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा उसने कहा हुआ है देयर आर टू केसेस, इफ पी इज ट्रू देन निगेशन और निगेशन पी डबल निगेशन इज निगेशन ऑफ फॉल्स प्रपोजिशन। अगर पी ट्रू है तो इसका मतलब है ये फॉल्स है, और फॉल्स की निगेशन क्या होगी, वो भी ट्रू होगी, तो दोनों इक्वल है। और अगर पी फॉल्स है तो इसका मतलब है पी की निगेशन क्या होगी, ट्रू, और ट्रू की निगेशन क्या होगी, वो भी फॉल्स होगी। तो देयरफॉर द टू प्रपोजिशंस आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, तो ये इसका सॉल्यूशन है। थर्ड, यूज द ट्रूथ टेबल वैल्यूज टेबल टू वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ। तो आपने ट्रूथ टेबल यूज करना है और कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करना है। तो ये ट्रूथ टेबल में पी की वैल्यूज लिख ली, यहाँ पे क्यू की लिख ली, आर ऑपरेशन ये उसने कम्यूटेटिव किया हुआ है, और देखें आंसर सेम आ रहे हैं, इधर आर को और इधर एंड को। ये भी यूज द ट्रूथ टेबल की मदद से आपने ये प्रूव करना है। तो इसमें ये 3 प्रपोजिशन है, तो काफी लेंथी ट्रूथ टेबल बनेगा। तो आप देखेंगे इसका आंसर और इसका आंसर सेम आ रहा है हमारे पास, तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रपोजिशंस हैं, यानी कि जो ये लॉ है हमारे पास एसोसिएटिव वो होल्ड कर रहा है, वो हमने प्रूव करवा दिया। 5 वाला क्वेश्चन ये भी आपने ट्रूथ टेबल की मदद से, 6 ये भी आपने ट्रूथ टेबल की मदद से आपने प्रूव करना। 7 ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल इंग्लिश स्टेटमेंट में करवाई थी, आपने डी मॉर्गन्स लॉ यूज करके इसे करना है। मेरे पास ये सॉल्यूशंस है इसका, तो ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। 8 वाली में भी वही क्वेश्चन है। 9th वाली में ये कंडीशनल स्टेटमेंट को आपने टोटोलॉजी प्रूव करना है, तो आप इसका ट्रूथ टेबल बना लें और ट्रूथ टेबल से इसे इन्हें वेरीफाई कर लें, या ये आर्ट्स में ये जैसे ये आप ट्रूथ टेबल बना लें और ट्रूथ टेबल में इन्हें वेरीफाई कर लें, तो ये इसका आंसर देखिए हर पॉसिबल आंसर इसका ट्रू आ रहा है। 10th वाले क्वेश्चन में भी यही है, यही आपने करना है। और ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 में शो दैट ईट कंडीशनल स्टेटमेंट इन एक्सरसाइज 9 इज टोटोलॉजी विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल्स। अब आपने विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल ना इन्हें प्रूव करना है इन क्वेश्चंस को। विदाउट ट्रूथ टेबल कैसे यूज करना है, वही टेबल की आइडेंटिटीज को यूज करके। 11 वाला क्वेश्चन है ना, तो ये देखें ये 11th वाला क्वेश्चन। अच्छा ये तो इसने यहाँ पर इंग्लिश लिख दिया, लेकिन आपने इस तरह नहीं करना। लेट्स सी ये इसे हमने 9th एक्सरसाइज है ना, तो इससे हमने प्रूव करना है टोटोलॉजी विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। पी आर क्यू इम्प्लाइज पी, पी आर क्यू, पी एंड क्यू और कंडीशनल स्टेटमेंट और फिर पी, इसे हमने प्रूव करना है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो हमने निगेशन को डिसजंक्शन में अप्लाई करने का फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या था इसमें, हम फर्स्ट वाली के साथ निगेशन लगा देते हैं, इसके साथ निगेशन आ जाएगी, पी आर क्यू आ जाएगा, और ये हमारे पास चेंज होकर आर ऑपरेटर में चेंज हो जाएगा और साथ में पी आ जाएगा। अब इसमें हम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे।
निगेशन पी आर निगेशन क्यू, इस तरह आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में जब ये अप्लाई होगा, और ये आर और ये पी। अब यहाँ पर मैं ये लिख लूँ इक्विवेलेंट का साइन। अब हम पहले हम कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करेंगे, तो पी पहले आ जाएगा और ये सारी कंडीशन बाद में आ जाएगी। ये आ गया। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे एसोसिएटिव लॉ, पी को और उसके निगेशन को हम इकट्ठा कर लेंगे और यहाँ पर इससे अलग कर लेंगे निगेशन क्यों। अब आप किसी भी प्रपोजिशन का उसकी निगेशन के साथ और ऑपरेशन यूज करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये पीछे हम टेबल में इधर पढ़ चुके हैं। अगर आप किसी भी प्रपोजिशन का उसकी निगेशन के साथ और ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास एक ट्रू वाली प्रपोजिशन आएगी। तो इधर हम क्या लिख सकेंगे, फिर हम इधर टी आ जाएगा और ये आर और ये निगेशन और ये क्यू। अब देखिए, अब किसी भी ये ट्रू वाली टोपोलॉजी के साथ किसी भी प्रपोजिशन का आप और ऑपरेटर कर ले, उसका आंसर भी वही टी ही आएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। इधर आप साथ में स्टेप्स लिख लेना, मैंने नहीं साथ में लिखे क्योंकि अभी यहाँ पर काफी मुश्किल से मैं लिख रहा हूँ। तो आपने इस तरह इन्हें ना प्रूव करना है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। अच्छा, मैं वही एक्सरसाइज पे आ जाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है। अब 10th वाले की इसकी भी आपने विदाउट ट्रूथ यूजिंग ट्रूथ टेबल इसे प्रूव करना है। विदाउट ट्रूथ टेबल प्रूव करना बहुत इजी है। इस स्टेटमेंट को आपने कंडीशनल स्टेटमेंट से डिस्टिंक्शन में चेंज करना है और बाकी वही आपने इनका लॉज यूज करने हैं, डिस्टिंक्शन और कंजंक्शन के जो लॉज ऊपर टेबल में दिया वो यूज करने हैं, तो इजीली ये प्रूव हो जाएंगे। 12 वाला भी आपने करना है। अच्छा, ये ट्रूथ टेबल की मदद से आपने प्रूव करना है। 13 वाला क्वेश्चन आपने इसे चेक करना है, ट्रूथ टेबल से चेक कर लेंगे ये इसका आंसर टोटोलॉजी आता है या नहीं। इससे भी आपने चेक करना है 15 वाले को। 16 वाले को भी आपने ट्रूथ टेबल की मदद से आपने इन देखना है कि ये और ये इनका आंसर क्या सेम आता है। अगर सेम है तो वो लॉजिकल इक्विवेलेंट आपने शो कर देना। 17 वाला भी इसी तरह, 18, 19, 20, 21 ये सेम इसी तरह, 16 से लेके 28 तक क्वेश्चन ये सारे सेम इसी तरह। और 29 वाला भी उसी तरह ही है। 31 वाला भी आपने ट्रूथ टेबल की मदद से इन्हें प्रूव कर देना। और 32 भी सेम है। 33, लेकिन ये जिनमें 3 वैल्यूज आ रही है ना, पी क्यू आर, ये एस, इसमें 4 वैल्यूज आ रही हैं, तो इसे आप स्किप कर दें, इतना लेंथ ही नहीं पेपर में आएगा। 4 वैल्यूज वालों का आप ट्रूथ टेबल ना बनाइए। 33 इसे आप 33 को रहने दें। उसके बाद है डुअल ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशन। हमारे पास जो भी कंपाउंड प्रोपोजिशन है ना, उसका डुअल का मतलब है हम उसमें इन दोनों इन ऑपरेटर्स को ना चेंज कर दे हम। ऐसी प्रोपोजिशन सॉरी जिसमें ये तीनों ऑपरेटर्स हो और फिर हम क्या करें, इसको इसके साथ चेंज कर दे, यानी कि आर को एंड के साथ और एंड को आर के साथ, तो वो डुअल प्रोपोजिशन होगी। अच्छा, ये है ना, ये हमारे पास एक प्रोपोजिशन है पी आर निगेशन क्यू, तो इसकी डुअल प्रेपोजिशन क्या होगी, हम इस ऑपरेशन को चेंज कर देंगे। अगर आर है तो एंड में, अगर एंड है तो आर में, तो ये इसकी डुअल प्रेपोजिशन है।
निगेशन को नहीं चेंज करना, बस इस साइन को चेंज करना है, इसको इसमें चेंज कर देना। और ये ऐसी कंपाउंड प्रेपोजिशन है जिसमें ये सिर्फ ऑपरेटर हो, यानी कि इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स ना हो, तो इन प्रेपोजिशन की हम डुअल प्रेपोजिशन बना सकते हैं। इन प्रेपोजिशन इनकी डुअल प्रेपोजिशन बना सकते हैं। तो इसे हम एस, अगर एस है हमारे पास प्रेपोजिशन, तो उसकी डुअल को हम ऊपर स्टार लगा के शो कर देंगे। आपने सिर्फ यहाँ तक ही कर लेना है, यहाँ तक 35 तक, यहाँ तक आपने 35 तक ना इसके क्वेश्चंस करने हैं, और बाकी फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे।